नमस्कार। बांग्लादेश में, श्रीलंका में और अफगानिस्तान में तख्ता पलट क्यों हुआ? राजनीतिक हालात अलग हैं, लेकिन इसके पीछे छुपा हुआ एक अलग कारण है जिसके प्रति लोगों का ध्यान बहुत कम है। पूरे साउथ ईस्ट एशिया में यंग जनरेशन की तादाद बहुत है। वर्ल्ड का परसेंटेज अगर निकाला जाए तो साउथ ईस्ट एशिया में सबसे यंगर पॉपुलेशन है, और यंगर पॉपुलेशन को की एक अपेक्षा रहती है कि वो नौकरी करे, व्यापार करे, परिवार का रोजी रोटी घर का चला सके। एक उम्र होती है 16, 17, 18 वर्ष तक उसको चिंता नहीं होती है। 20 वर्ष से जब ऊपर होना शुरू होता है तो उसके दिमाग में नाना प्रकार का प्रॉब्लम समझ में आने लगता है। तो ये वास्ट प्रॉब्लम पूरे साउथ ईस्ट एशिया में है। यंगर जनरेशन बेरोजगार है। भारत की बात करें तो आप सुनते ही होंगे, अभी मैक्सिमम बेरोजगारी है। सरकारें इस विषय पर गंभीरतापूर्वक सोच रही भी है, तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि यूथ का यूटिलाइजेशन कैसे किया जा सकता है, इनकी बेरोजगारी कैसे दूर कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम पूरे साउथ ईस्ट एशिया में है। यही कारण है। ये उनमें से एक कारण ये है कि फ्रस्ट्रेशन यूथ में आ जाता है, और यूथ अगर एकजुट हो जाते हैं तो वो बांग्लादेश का कू बन जाता है, वो श्रीलंका का कू बन जाता है। एक विद्रोह, तख्ता पलट। कई कारण और राजनीतिक भी हैं इसके। चलिए अब बांग्लादेश पर बात करते हैं। मुक्ति वाहिनी 1971 में इंडिया के आर्मी ने ट्रेनिंग दी थी, और एक आज़ादी की लड़ाई बांग्लादेश में शुरू हुई, और 1971 में वो खत्म हुई। बीते कई वर्षों के बाद, ये मेहनत के बाद, भारत के आर्मी और उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, इन सारे लोगों के सोच के द्वारा बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ। पाकिस्तान को से अलग करने का शौक भारत को नहीं था, परंतु जिस प्रकार से पाकिस्तान के उर्दू भाषा भाषी लोग बंगाल में उर्दू को इंपोज करने लगे, एक चिंगारी वहीं से शुरू होती थी विद्रोह की। वो लोग चाहते थे, पाकिस्तान के मेन लैंड के लोग चाहते थे कि यहाँ की भाषा बांग्ला की जगह उर्दू हो जाए, और बांग्ला संस्कृति को बांग्लादेशी वर्तमान के लोग बिल्कुल स्वीकार नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनका यह सोचना था कि मेरी मातृभाषा बांग्ला है तो हम बांग्ला ही। और यहीं से एक शुरू हुई एक चिंगारी, जो कि बढ़ते 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 1971 का रिजल्ट आपके पास आया कि बांग्लादेश भारत के सहयोग से पाकिस्तान से अलग हो गया। उस लड़ाई में जो लोग बांग्लादेश के मुक्ति वाहिनी के साथ कदम से कदम मिला करके लड़े थे, एक तरह से उनको स्वतंत्र सेनानी घोषित किया गया। एक तरह से मैं बोल रहा हूं, सेम वर्ड नहीं है, बट एक तरह से। फिर आगे उनको 30% की सरकारी नौकरियों में आरक्षण दी गई। कुछ और भी आरक्षण थे, तो कुल मिला के 52-53% वहां आरक्षण हो गया था। बाद बाकी 44, 45, 46% में सारे बांग्लादेश के पॉपुलेशन उसी में आती थी। तो कुछ कोर्ट का फैसला आया
जो उससे हटाया गया, फिर उसको रिटेन किया गया, फिर हटाया गया, इस तरह की बातें हुई। सारा कुछ सामान्य हो गया था, परंतु शेख हसीना के एक सेंटेंस ने उनको अपदस्थ करने में मदद की। उन्होंने उन युवाओं को जो सरकारी फैसले और अन्य चीजों पर एक उनकी टिप्पणी आ गई कि जो लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल है वो गद्दार है, एक तरह से रजा वहां पर बोलते कि राजीमंद उन लोगों के साथ, पाकिस्तानी के साथ रजामंद थे, पाकिस्तानियों के साथ या साइलेंट थे, तो वो लोग को एक तरह से रजा कजा ऐसी समथिंग कुछ नाम था। तो एक तरह से वो धीरे धीरे हिंदी भाषा में यही आप समझिए कि एक तरह से उनको गद्दार घोषित किया गया था। तो उन्होंने स्टूडेंट्स को रजा यानी कि गद्दार घोषित कर दिया और वहीं से उनके पतन की शुरुआत हो गई। उनके पतन की शुरुआत होने में 2-3 और कारण थे। एक ये थी कि वो हर एक इंस्टीट्यूशन में मुक्ति वाहिनी के लोगों को ही बैठाना शुरू कर दी थी। नौकरी में उनको फैसिलिटी मिलती थी। अब सवाल यह कि तीसरा जनरेशन ये सामाजिक उन्मूलन के लिए नहीं था। एक तरह से मैं इसे राजतंत्र का एक रूप मानता हूं, आरक्षण का वो 30%। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने, जिनके बाप दादाओं ने लड़ी थी, उनको प्रिविलेज आपने दिया, एक आरक्षण दिया, ठीक है, परंतु उसके तीसरे जनरेशन को, चौथे जनरेशन को भी आप देना शुरू करेंगे तो स्वाभाविक है लोगों में गुब्बार आएगा। मैं भारत की आरक्षण और बांग्लादेश की आरक्षण के बारे में डिफरेंसेस है। यहां पे सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हजारों साल से उनकी बात अलग होती है और वहां मोनार्की टाइप आरक्षण पैटर्न एकदम सीधा है कि आप चुनिंदा लोगों को 30% सरकारी नौकरी में आप भर्ती कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 30% लोग तो आपके ही हुए। तो वो एक ड्रामेटिक चेंजेस के लिए और उसमें घी का काम किया उनका रजा यानी गद्दार स्टूडेंट्स को कह देना, यही मुख्य कारण उनका रहा था। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का भी कि वहाँ शेख मुजीबुर रहमान जिन्होंने आज़ादी की बड़ी लड़ाई लड़ी, उनकी मूर्तियों को भी तोड़ा जाने लगा। ये बात देखकर मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई और ये लोगों को बाद में समझ में आएगा। जनरली एक भीड़ जो है वो कुछ भी कर गुजरती है, लेकिन उसका परिणाम जो है वो सदियों तक दूसरे जनरेशन टू जनरेशन झेलना पड़ता है। तो चलिए, एक छोटा सा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत था बांग्लादेश के बारे में, और आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट यदि करते हैं। नेगेटिव कमेंट भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि आपके नेगेटिव कमेंट से भी हम कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। तो आगे विषय को न बढ़ाते हुए यहीं वीडियो को मैं समाप्ति की ओर ले जाता हूं। और आप जुड़ चुके थे अरविंद जी ऑफिशियल पर, याद रखिएगा अरविंद जी ऑफिशियल पर। तो कभी भी कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट पर आपको इच्छा होती हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा छोटे छोटे वीडियो के कारण। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, किसी विषय को लेकर, अलग विषय को लेकर। तो चलिए, शुक्रिया, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार।